हेलो बच्चों। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने बात किया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, और इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात की है, यानी ओम्स लॉ की बात की है। ठीक, बट आज हम लोग जा रहे हैं बात करने कि भाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो जाता है कि नहीं होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि गर्मी और ठंडी के मौसम में टेम्परेचर क्या होता है, वेरी करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको सेम मिलता है ठंडी में, और वही क्या मिलना चाहिए गर्मी में, यह क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की, बट फर्स्ट वी हैव टू नो द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि मान लो कोई हम लोग एल मीटर का क्या ले लें, कोई वायर ले लेते हैं, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है, और कोई उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो करा देते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सिलरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, m होता है। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा वो रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, नीचे लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, तो हम लोग रेजिस्टेंस कह सकते हैं R इज इक्वल टू कितना होता है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन ए। m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E क्या है हमारे लिए, इलेक्ट्रॉन है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर का फर्क कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा तो पता चलना ही चाहिए कहीं ना कहीं से। वो क्या कहते हैं कि चांद निकला है तो अक्स पानी में दिखाई देगा, चांद निकला है तो अक्स पानी में दिखाई देगा, किरदार कहीं ना कहीं खुद कहानी में आएगा। ठीक है, तो भाई अगर अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कैसे फर्क पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं से हमको पता चलने वाला है ही। तो हम लोगों ने क्या कहा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन ए हो जाएगा। ये तो हो गया रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर विच इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ विच इज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम लोगों ने क्या कहा, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, बेसिकली एवरेज टाइम है। ठीक है, किसका एवरेज टाइम है, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है वो क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। ठीक है, तो देखो मैं अगर बात करूं टाइम का फॉर्मूला का, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर हम क्या कह सकते हैं, m क्या है मेरे लिए कांस्टेंट। मान लो एक इतना वायर था तो भाई इसका L जो है क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका L, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या n हो गया, मास हो गया, सब के सब क्या है, फिक्स्ड है, यानी ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट। सो वी कैन से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। क्यों, क्योंकि देखो मान लो जो भी आपने घर में वायर लगा रखा है, क्या आप वायर चेंज करते हैं, नहीं चेंज करते हैं, या कहीं से भी पावर सप्लाई आ रही है तो क्या वायर की चेंज करते हैं, नहीं। तो इसका मतलब वायर क्या है, कांस्टेंट हो गया, वायर का लेंथ, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं आप 33,000 किलो वोल्ट या जितना भी दे रहे हैं वो भी क्या है, फिक्स्ड है, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फिक्स्ड है। तो आप वैरी क्या कर रहे हैं, आप हो सकता है 1 घंटे के लिए पावर सप्लाई दे, हो सकता है 2 घंटे के लिए पावर सप्लाई दे, हो सकता है 3 घंटे के लिए टाइम पावर सप्लाई दे, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम इज अ वेरिएबल, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। सो वी कैन से all of the things are constant but R is inversely proportional to the relaxation time। और यहां से हम लोग को टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम की। तो रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने कहा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो देखो रिलैक्सेशन टाइम के लिए जब मैंने बताया था तो मीन फ्री पाथ भी बताया था, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया था, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, नीचे लिंक में डाल देता हूं मैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं जा रहे हैं, तो हम यहां पर डिस्टेंस के बजाय क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ हो जाएगा, क्योंकि जो रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू फ्री सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मीन फ्री पाथ होता है। तो वो डिस्टेंस कितना हो गया,
लेमडा हो गया। अब स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर हो जाएगी। इसको समझने के लिए हम लोगों को कहां जाना पड़ेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, VRMS हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम जो हो जाएगा हमारे लिए, डिस्टेंस कितना हो गया, मीन फ्री पाथ हो गया, यानी लेमडा को डिनोट करेंगे, और स्पीड क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर लेमडा अपॉन VRMS। Therefore we can say that resistance is inversely proportional to lambda upon VRMS। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, VRMS डिवाइडेड बाई लेमडा। हेंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS डिवाइडेड बाई लेमडा। ओके, तो इतना लिख लो, इधर मैं लिख रहा हूं। तो देखो यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर R इज इक्वल टू, देयरफॉर R इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूं M अपॉन NE स्क्वायर। टाउ की जगह क्या हो जाएगा, टाउ की जगह देखो यहां पर नीचे आ गया लेमडा, ऊपर हो गया VRMS, और ये क्या हो जाएगा L अपॉन A। सो ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट, मतलब लेंथ कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट, M कांस्टेंट, N कांस्टेंट, E स्क्वायर कांस्टेंट, लेमडा नहीं कांस्टेंट है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा, क्या हो, अगर मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा, मतलब इफ लेमडा इज ग्रेटर, मीन फ्री पाथ जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस R विल बी लो। इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस कम, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि यहां पर देखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा था, दूसरा क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS। बट VRMS की वैल्यू, हम लोग स्पीड के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी is directly proportional to the square root of the temperature. Due to that we can say that resistance is directly proportional to the root square of the temperature. तो यहां से आपको क्या पता चला कि if the temperature increases, if temperature increases, then resistance of material also increases। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आप कह सकते हैं कि ठंडी में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा, जबकि गर्मी में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का क्या हो जाएगा, करंट फ्लो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो ये इक्वेशन हो गया, पहले इतना लिख लो, फिर मैं मिटा रहा हूं इधर, 2-3 लाइन और हम लोग डिस्कस करेंगे बस। तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को ये मिला कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS है, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर है, और रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/λ है। बट वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी L/A। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, इफ टेम्परेचर increases, then electric resistivity or electrical resistivity, then electrical resistivity of the material also increases। कैसे, क्योंकि हम लोगों को पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, रो के होता है। ठीक है, या कह सकते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L/A होता है। तो L तो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया। ठीक है, अब देखो हम एक चीज और जानते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी। तो अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेज बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, बट कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गई कि कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब क्या वाकई में ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कम हो जाता है? मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग फिजिकली देखेंगे अभी कि क्या वाकई में ऐसा होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यानी हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ किसकी बात करेंगे, किसी कंडक्टर की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉयज की बात करते हैं। ठीक है, तो वो बात की बात है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि इफ आर नॉट इज द रेजिस्टेंस, इफ आर नॉट इज द रेजिस्टेंस कहां पर, एट 0 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली कोई टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उस पर रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट है। ठीक है, एंड आर टी इज द रेजिस्टेंस, आर टी इज द रेजिस्टेंस एट t डिग्री सेल्सियस, देन from following equation, then from following equation we can calculate resistance at t डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला में भी लिख रहा हूं, तो आर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर टी बराबर हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी मैं बाद में आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, बट यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, आर टी बराबर क्या है, देखा जाए तो आर नॉट है प्लस आर नॉट अल्फा टी है। अल्फा क्या डिनोट कर रहा है, अल्फा जो है वो डिनोट कर रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है, टेम्परेचर, अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया टेम्परेचर जब वैरी करा रहे हैं तो चेंज क्या हो रहा है, अल्फा ही चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वैरी किस पर हो रहा है, अल्फा के अकॉर्डिंग, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना था, आर 0 था। देयरफॉर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, देखो आर टी, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस आर नॉट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आर नॉट टी हो जाएगा। तो अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको इक्वेशन 1 मानकर चलते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, कभी आपको इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस निकालना हो तो इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने कहा देखो ये कितना हो जाएगा, आर टी और आर नॉट दोनों क्या है, ओम में होंगे यूनिट, और इसका आर नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगा इन दोनों से, इसका और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यूनिट अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। तो देखो अगर मैं यहां पर मान लूं कि इफ आर नॉट बराबर कितना हो जाए, 1 ओम हो जाए, और टी बराबर कितना हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जिसको आप अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक, ओके, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट, और ये क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप याद रखिएगा, इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस कितना होता है, आर टी माइनस आर नॉट के बराबर होता है। ओके, बट यहां पर हम देख रहे हैं कि जो अल्फा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, वो पर डिग्री सेल्सियस वेरी कर रहा है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल क्या हो जाएगा, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल, मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, 1/273 पर डिग्री सेल्सियस होता है।
यानी कि वेरिएबल जो वैरी करता है अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, वो कितना है 1/273 पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फॉर ऑल द मटेरियल्स नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर्स, बट फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, इतनी है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 becomes इक्वेशन 1 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, RT बराबर कितना हो जाएगा, R नॉट हो जाएगा 1 प्लस अल्फा कितना है 1/273 है, तो डिवाइडेड बाई 273 पर डिग्री सेल्सियस है। ओके, सो मस्ट रिमेंबर दैट ये कितना है, पर डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो यहां पर हमारे लिए वैल्यू कितनी हो गई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो R नॉट ये कितना हो जाएगा 273 प्लस T डिवाइडेड बाई 273 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमारे लिए देखो, अब ये किसके फॉर्म में है, डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में है। बट वी नो दैट 0 केल्विन बराबर कितना होता है 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसलिए 273 प्लस टी बराबर कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा, टी केल्विन के बराबर हो जाएगा। तो कैपिटल टी इज डिनोटिंग टेम्परेचर इन केल्विन, व्हेरेवर स्मॉल टी डिनोटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, देयरफॉर आर टी बराबर कितना हो जाएगा, आर नॉट टी डिवाइडेड बाई 273। So from here we can say that from this equation कौन सा है, जो भी मानना है मान लीजिए, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो 273 है वो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस वो क्या है, कांस्टेंट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से दैट RT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब ये मिल रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लीनियरली रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकली तो यही मिल रहा है हमको, बट ऐसा मिलता नहीं है। थ्योरेटिकली जरूर है ये, बट ऐसा प्रैक्टिकली हम लोगों को मिलता नहीं है। तो टेम्परेचर इन एलॉयज तो ऐसा मिल जाता है, और लेकिन जब हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे होते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में इस तरह नहीं मिलता है। तो RT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T हो गया, ये लिख लो। उसके बाद 2 पॉइंट छोटे छोटे और बचे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर इन एलॉयज और टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर्स। तो देखो यहां पर हम लोग जा रहे हैं बात करने, सबसे पहले एक डिस्कस करते हैं टेम्परेचर इन एलॉयज, यानी कि जब आपका वायर क्या हो, एलॉयज का बना हो, तो टेम्परेचर बिहेवियर कैसा होगा। तो टेम्परेचर इन एलॉयज, ठीक है, तो बात ध्यान से सुनिएगा आप। मैंने कहा RT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कैपिटल T होता है। एलॉयज के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया वो मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होगा, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसलिए एलॉयज के केस में रेजिस्टिविटी देखो R क्या है, ρL/A है। ठीक, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, रेजिस्टिविटी को डिनोट कर रहा है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर को। तो एक वेरिएबल रेजिस्टिविटी, एक वेरिएबल किसको, टेम्परेचर को। ठीक, तो देखो यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टिविटी है वो हमने कहा कितनी है, रो नॉट है। ठीक, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस या वेरी लो टेम्परेचर पर। ठीक, उसके बाद हमने क्या काम करा, रेजिस्टेंस में टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो वायर है, एलॉयज का जो वायर है, टेम्परेचर को क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ी देर तक तो ये ऐसे ही रहेगा, फिर लीनियरली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन एलॉयज। तो एलॉयज के केस में क्या हो जाएगा, मैं क्या कह सकता हूं, इन एलॉयज। देखो एलॉयज में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं। तो इन एलॉयज क्या हो जाएगा आपका,
resistivity linearly increases with increase in temperature. ओके, तो एलॉयज के केस में आपको क्या मिल गया? रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. बट अगर हम लोग बात करें किसके, देखो ये जो केस है ये किसका केस है? ये कॉपर का केस है. अब हम लोग किसी निक्रोम की बात करें तो निक्रोम का केस ऐसा हो जाएगा. निक्रोम के केस का क्या हो जाएगा? इस तरह टेम्परेचर हो जाएगा. ये किसको डिनोट कर रहा है? रेजिस्टिविटी को डिनोट कर रहा है. ये किसको डिनोट कर रहा है? टेम्परेचर को. ये रो नॉट हो गया. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए कि भाई यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा फ्री नहीं है. बट व्हाट अबाउट द सेमीकंडक्टर्स? अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की. बस इतना ही रखेंगे. तो सेमीकंडक्टर में ये मिटा रहा हूं मैं, टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर्स. तो देखो सेमीकंडक्टर्स, टेम्परेचर इन सेमी कंडक्टर्स. तो हमने कहा आरटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? टेम्परेचर के है. आरटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के है. ठीक है, इसके अलावा आरटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? रिलैक्सेशन टाइम के है. ये सारे फैक्टर्स हैं. तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि देखो सेमीकंडक्टर के केस में जब 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग होते हैं, व्हेन वी आर 0 डिग्री सेल्सियस, मैं लिखते हुए चलता हूं ताकि याद रहे, तो क्या हो जाएगा? इन सेमीकंडक्टर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस देयर आर वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्री. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं. लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए? रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाना चाहिए. उस हिसाब से क्या होना चाहिए? रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाना चाहिए. बट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं. सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो जो थोड़े बहुत भी बॉन्ड थे इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपने टेम्परेचर दिया इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्री हो गए. तो अब देखो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से रेजिस्टिविटी तो इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, बट क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब बल्क में फ्री हो गए. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दे जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाएंगे. एक टाइम ऐसा आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री कांस्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम लोगों को रिजल्ट उल्टा मिल जाएगा. यानी कि रेजिस्टिविटी पहले ज्यादा होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते गए, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते गए? फ्री होते गए. टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ? रेजिस्टेंस इंक्रीज तो हुआ. टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ? रेजिस्टेंस इंक्रीज तो हुआ, बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उससे कहीं ज्यादा फ्री हो गए. तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. तो क्या हो जाएगा? ये जो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ये रेजिस्टेंस है, ये बहुत कम हो जाएगा. यानी रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा. तो देखो ये वाला क्या कर देगा? रेजिस्टेंस को बहुत कम कर देगा. ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक करंट और ज्यादा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा? हम लोग क्या कह सकते हैं? मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा. रेजिस्टिविटी या दूसरा क्या कह सकते हैं? और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज
विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, केस उल्टा मिल गया। और ये क्या है, सेमीकंडक्टर, कौन सा सेमीकंडक्टर हो सकता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जर्मेनियम या सिलिकॉन के केस में क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाएंगे, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्री होते जाएंगे। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता जाएगा, ज्यादा मूव करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रोड्यूस कर जाएगा।